नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल प्रिंसिपल या हेडमास्टर पद की भर्ती के बारे में। वैसे इस पोस्ट की भर्ती शुरू हो चुकी है। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है या फिर ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगा इस हेडमास्टर पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। सारे बातें डिटेल्स में जानेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सबका स्वागत है टैक्स ट्रिंकल में। जैसे कि यहाँ उन्होंने पहले मेंशन कर रखा है, ये बीपीएससी की वेबसाइट से मिला है। जैसे शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्त हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखिए कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका ऑन हो चुका है, ये लाइव हो चुका है। आप चाहे तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, सारे बातें उसमें आप जान सकते हैं। तो आगे जैसे यहाँ और भी कुछ मेंशन किया, जैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के कुल 6061 पद होंगे। इसमें टोटल 6061 पद हैं। तो इतने टीचर्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो भी अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो उन्हें ये पोस्ट दिया जाएगा। और भी जैसे है वेतनमान और राजपत्री मूल वेतन 35,000 होंगे एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे अनुमान्य भत्ता 35,000 ये आपका फिक्स सैलरी होता है। और दूसरे जो अनुमान्य भत्ता जो कभी कभी किसी को किसी कारणवश कोई भत्ता दिया जाता है और भी कुछ हैं, तो वो सारे चीज़ उन्हें प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य अर्हता, शैक्षणिक योग्यता जो भी मतलब मैंने कहा कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए कि शैक्षणिक योग्यता में जैसे भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य के निवासी हो। भारत के नागरिक के साथ साथ वो बिहार राज्य के निवासी भी होने चाहिए। इसके लिए आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना होगा। दूसरे अगर कोई बोलते मैं एसटी, एससी या फिर ओबीसी से बिलोंग करता हूँ तो उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र वो शो करना होगा। जो जनरल कैटेगरी के हैं तो उन्हें भी शो करना होगा। दूसरे है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50%, कम से कम कितने 50% के साथ बीए उत्तीर्ण हो। दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। अब कोई यदि दावा करता है कि वो किसी लो कैटेगरी से बिलोंग करता है, किसी छोटी जाति से बिलोंग करता है, तो उस सिचुएशन में उन्हें 5% की छूट दी जाएगी। बट उनके पहले उन्हें, मैं पहले भी बता दिया हूँ कि उनके पहले उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, तभी जाके इसके लिए आप दावा कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड, बीएड, दूसरा है बीएससी एड। अब कोई स्टूडेंट यदि बीएड या फिर बीए एड, बीएससी एड अगर ये किया हुआ है तो ही वो एलिजिबल होंगे। अभी देखिए सिर्फ बीए से काम नहीं चलता। आप मान के चलो कोई अगर प्रिंसिपल बन रहा है, कोई प्रधानाध्यापक बन रहा है, तो उनके लिए उन्हें ये सारे बीएड ये जो है पास करना अभी अनिवार्य हो चुका है। अगर कोई अगर ऑलरेडी अगर पास हो चुका है तो उसके लिए ठीक है कि वो एलिजिबल होंगे। बट सिर्फ बीए से अभी काम नहीं चलने वाला, तो उसके आगे की भी पढ़ाई उनके लिए होनी चाहिए। वर्ष 2012 या फिर उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है ये आपका स्टेट का परीक्षा अगर पास कर लिए हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। आप देखिए स्टेट STET, ठीक है, ये स्टेट की एग्ज़ाम जो है ये भी क्वालिफाई करना अनिवार्य हो चुका है। दूसरा है आपका
प्रोफेंसी। अब क में है उक्त प्रावधान 2012 या फिर उसके बाद नियुक्त जिला परिषद नगर निकाय के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त पंचायती राज नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा प्रोफेंसी की एग्ज़ाम भी उन्हें क्वालिफाई करना होता है। अगर कोई भी टीचर 2012 के पहले अगर किसी संस्था में नियुक्त हैं तो उनके लिए प्रोफेंसी की एग्ज़ाम क्वालिफाई करना यह अनिवार्य हो चुका है। अब दूसरी है विभिन्न बोर्ड जैसे कि CBSE या फिर ICSE BSEV से संबंध विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के लिए दक्षता परीक्षा या फिर पात्रता परीक्षा के प्रावधान लागू नहीं होता है, वो इस परीक्षा को ना भी दे तो चलेगा। दूसरा है अनुभव, जैसे कोई भी टीचर इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अगर कोई हेडमास्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें ये सारे सिचुएशन की सामना करना पड़ता है। जैसे राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। दूसरी है CBSE या फिर ICSE BSEB से संस्था संबद्धता प्राप्त विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। अब देखिए, कोई अगर अच्छे खासे आप मान के चलो किसी कंपनी में जाते हैं, वहाँ डायरेक्ट अगर मैनेजर की पोस्ट अगर मांगते हैं तो क्या वो आपको मैनेजर के लिए एज अ मैनेजर हायर कर लेंगे? नहीं करते हैं। तो इनके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जब तक आपके पास मान के चलो एक्सपीरियंस नहीं है, आप ऑलरेडी उस फील्ड पे काम नहीं किए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे क्या करना है? टीचर को जैसे यहाँ हेडमास्टर के पोस्ट की वाली चल रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे किसी टीचर को एज अ हेडमास्टर मैनेज कर रहे हैं, कैसे स्टूडेंट को मैनेज कर रहे हैं? ये सारी बातें तो पता होनी चाहिए ना। तो इसीलिए एक्सपीरियंस भी होनी ज़रूरी है। उम्र सीमा की बात किया जाए तो यहाँ है सबसे कम उम्र 31 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। अधिक से अधिक जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो भी जो मेल हैं, उसके लिए है 47 वर्ष 47 ईयर्स। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष हो या फिर महिला हो, उसके लिए 50 वर्ष। अनारक्षित महिला, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो फीमेल हैं उनके लिए 50 वर्ष। दूसरा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC या फिर ST कैटेगरी के लिए मेल हो या फिर फीमेल हो, उनके लिए 52 ईयर्स। दूसरा है वर्धकीय सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होने वाला है। आपकी जो क्वेश्चन होगा ये MCQ टाइप क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का मिलता है 1 नंबर। आपको उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। और एक बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। जैसे देखिए, सामान्य अध्ययन, उनसे आपका पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन एवं B.Ed विषय भाग 1 में 100 क्वेश्चन होगा, जिसका 100 नंबर आपको मिलेगा। और भाग 2 में जैसे B.Ed विषय से आपसे पूछा जाएगा 50। B.Ed विषय में टोटल 50 क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको मिलता है 50 नंबर। यदि आप एक भी अगर मिस्टेक करते हैं उनमें से, आपको अगर लगता है कि आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, तो ऐसा कोई प्रावधान यहाँ नहीं है। यह पत्र जो है 2 भाग में विभक्त है, जैसे भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपसे पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन पत्र से, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। लेकिन इसका देखिए, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और भाग 2 में प्रधानाध्यापक के लिए B.Ed विषय एक पत्र है, उक्त पत्र में B.Ed विषय के प्रश्न होंगे। अब देखिए, सामान्य अध्ययन एवं B.Ed विषय का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट bp.www.bihar.bis.nic.in पर उपलब्ध है। यदि आप इस वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाता है, आप वहां से टोटल देख सकते हैं। इसका जो सिलेबस है आपको वहां से मिल जाएगा।
यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आपका जो क्वेश्चन होने वाला है ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। दूसरी नॉट नेगेटिव मार्किंग, यहाँ है नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। अब जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार होंगे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के उम्मीदवार को 34% और एससी एसटी कैटेगरी के या फिर जो दिव्यांग हैं उनके लिए है 32%। ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। यदि आप इतने परसेंटेज ले आते हैं, जिन कैटेगरी के लिए जितने भी यहाँ परसेंटेज मेंशन किया गया है, यदि आप इतने परसेंटेज ले आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे आप ये ना सोचें कि अगर एलिजिबल एग्ज़ाम आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया जाता है या फिर आपको इस पोस्ट में बहाली दे दिया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बाद भी आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपके पिक्चर्स मैच करवाए जाएंगे, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और क्वालिफाई हो जाने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैच करेंगे कि ये ओरिजिनल के साथ मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ चेक किया जाता है। दूसरा है, इसमें साक्षरता का प्रावधान नहीं है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। यदि आप सोच रहे कि इसमें इंटरव्यू भी लिया जाएगा तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। यहाँ मेधा सूची भी दिया गया है। जैसे लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक में भाग 1 और 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की आवधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, यदि मान के चलिए आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया और आपके ही जैसा कोई दूसरे स्टूडेंट की मार्क्स भी सेम आ जाता है, मान के चलो 150 की एग्ज़ाम है, 150 में आपने 90 मार्क्स लाया, दूसरे स्टूडेंट ने भी 90 नंबर लेके आया, उनका भी 90 मार्क्स आया, तो दोनों का मार्क्स 90 ये दोनों क्या है, सेम हो गया। ठीक है, आपने भी 90 लाया, दूसरे स्टूडेंट ने भी 90 ले आया, दोनों का मार्क्स जो है यहाँ सेम हो जाता है। इस सिचुएशन में यहाँ बताया गया है कि बीएड भाग 2 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, अब यहाँ देखिए भाग 2 जो आपका बीएड जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। यदि आपका मार्क्स अगर 90 सेम आता है तो आपका बीएड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये मेधा सूची बनाया जाएगा। यदि मान के चलो इसमें भी सेम आ गया, दूसरे बीएड भाग 2 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। उम्र भी आपकी सेम है, ठीक है, और आपके जो मार्क्स है वो भी सेम है। ये 2-3 कंडीशन में आपके जो नाम के जो वर्णमाला है, देवनागरी की जो लिपि है वर्णमाला है, जैसे मेरा नाम मान चलो अरुण है, तो अरुण ये किस नंबर पे आता है तो उसी के अकॉर्डिंग बाद में फिर सिलेक्ट किया जाएगा। दूसरा, जैसे आयोग द्वारा की गई अनुशंसा या फिर नियुक्त का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट ना हो जाए कि अभ्यर्थी प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त हैं। अब मैंने पहले भी बताया था कि उन्हें आपको तभी उसके लिए पूरी तरह से उस पद पर नियुक्त किया जाएगा जब तक वहाँ के अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाता हो कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैच ना होता हो, तब तक आप इसके लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे। अब दूसरा, जैसे यदि कोई कैंडिडेट ऑलरेडी केंद्र सरकार, बिहार सरकार या फिर किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर काम कर रहे थे तो इस परीक्षा के लिए उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है, ताकि अधिकारी को ये लग जाए, इससे ये पता चलता है कि आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे थे, जिस ऑफिस पे काम कर रहे थे, उस ऑफिस के आदमी को आपके यहाँ आने से कोई आपत्ति नहीं है।
तो इसीलिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। जो किसी ऑलरेडी किसी पद पर किसी पोस्ट के लिए काम कर रहे थे उन्हीं को बनाना जरूरी है, सभी को नहीं। दूसरी है फोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब आधार कार्ड, हाल ही का खींचा हुआ 2 फीस फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई डैमिट एडमिट कार्ड, ये सारे आपको लेना आवश्यक होता है। आप देखिए कि ये ऑनलाइन जो है 11/3/2024 को स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा आपका 2 तारीख 4वां महीना 2024। ये अप्रैल तक चलेगा, अभी मार्च चल रहा है तो ये 2 अप्रैल तक चलेगा। 2 अप्रैल के बाद से आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ऑलरेडी ये भी मेंशन कर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक आईडी नंबर। अब देखिए यूनिक आईडी नंबर अगर आपको पता नहीं है तो वो आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा कि यूनिक BSEB यूनिक आईडी नंबर क्या होता है। और दूसरा एवं निर्गत तिथि के स्थान पर जो आपका वहाँ डेट दिया जाएगा तो उसके स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। अब देखिए ये परीक्षाफल क्या है कि रिजल्ट जब आपका प्रकाशित होने वाला पब्लिश होगा तो उसकी तिथि यहाँ अंकित करना है। दूसरी, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी प्रकार के हार्ड कॉपी को लेके किसी भी ऑफिस में जाने की आवश्यक नहीं है। दूसरी, अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या फिर कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात एवं उसके आधार पर किया गया कोई भी दावा अनिवार्य नहीं होगा। दूसरी, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा अनुभव एवं आरक्षण संबंधित दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्त प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। आप देखिए कि जैसे मान चलो ये BPSC के एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसके लिए ये नहीं कि जो भी उसके मेंबर्स हैं वही चेक करेंगे, नहीं, इसके लिए भी कोई अधिकारी को यहाँ नियुक्त किया जाता है जो कि इस पेपर को चेक करेंगे। आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसे भी वो चेक करेंगे। जैसे मान के चलो आपने यहाँ फॉर्म फिल कर लिया है, फॉर्म फिल करने के बाद आपने जो भी फॉर्म फिल किया तो उसे डाउनलोड कर लेना है। आपको जो स्लिप मिलता है वो डाउनलोड कर लेना है। जो भी पेपर्स आप डाउनलोड करेंगे उसके कॉर्नर पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर ये सारे मेंशन होने चाहिए। यदि मान के चलो हर एक पेपर पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर अगर मेंशन नहीं होता है तो वो अमान्य घोषित कराया जाएगा। तो इसलिए एक बार आप कंफर्म कर लेंगे वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो सारे जो मेंशन होने चाहिए। यदि आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके वेबकैम अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए ताकि आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो। क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम में बैठने के साथ आपकी ओरिजिनल फ़ोटो आपके साथ आपके जो एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो होंगे उनके साथ मैच कराया जाएगा। यदि आपकी फ़ोटो ऐसा लगे कि आपके साथ ये मैच नहीं हो रहा है तो आप एग्ज़ाम पे नहीं बैठ पाएंगे। तो इसीलिए आपके वेबकैम अच्छी क्वालिटी होने चाहिए। दूसरे, जो भी आप PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ मांगे जाएंगे PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके, और हर एक PDF का 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा तो चलेगा। और दूसरे, जो भी आप इसके लिए देखिए हिंदी या फिर अंग्रेजी का जो स्कैन इमेज है JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और इसका डायमेंशन यहाँ दिया गया है 220x100 पिक्सल में उपलब्ध है, ठीक है। इससे इधर उधर नहीं करना, आपको 220x100 पिक्सल करना है। और इसके जो साइज होने चाहिए 15 KB होने चाहिए, उससे कम या फिर ज़्यादा नहीं करना है आपको, तो ये सही रहेगा। सो यदि आप चाहते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हम कैसे करें, ऑनलाइन कैसे आवेदन कर पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें, तो इसके लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा।
वहाँ से आप चाहे तो अपने ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक वहाँ आपको मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड जिन्होंने भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जस्ट गो एंड सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट न्यूज़। सो थैंक यू सो मच।